गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 4:30 के अलार्म को स्नूज़ करते करते आखिरकार 4:45 में उठ ही गई। 6 बजे कैब आने वाली थी तो जल्दी से तैयार हो लास्ट मिनट पैकिंग कर मैं अपने घर से निकल पड़ी। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नए सफ़र की शुरुआत। और इस नए सफ़र में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट पूनम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्लोर करने एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक बिनसर, कसार, मुक्तेश्वर और बहुत सारे आसपास की जगह। और ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। और पहला स्टॉप हमारा यहाँ से गुड़गांव से होगा काठगोदाम, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर्स पे है। और वहाँ से वी विल चेंज द कैब और आगे फिर हम वहाँ से कसार जाएंगे। और यहाँ से गुड़गांव से काठगोदाम इज़ रफली 300 किलोमीटर्स एंड इट विल टेक अस 5 to 6 hours टू रीच। आप यहाँ से काठगोदाम बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। देयर इज़ अ शताब्दी विच गोज़ टू काठगोदाम एंड वहाँ से यू कैन टेक अ कैब और यू कैन टेक अ बस टू कसार और वेरेवर यू वांट टू गो। तो चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस नए सफ़र में। सी यू, बाय बाय। तो अब 8:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं गढ़ मुक्तेश्वर एंड वी आर स्टॉपिंग हियर फॉर ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ द प्लेस वी आर स्टॉपिंग एट एंड इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी फेमस जॉइंट, शिवा ढाबा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या खाएंगे। Having masala dosa and I find South Indian the safest food to have when I'm traveling, and this one is for 130 rupees and I have ordered a cold coffee also with it. So okay, so let me have my breakfast and you also enjoy. तो शिवा ढाबा पे ब्रेकफास्ट कर हम अपने सफ़र पे आगे निकल पड़े। तो गढ़ मुक्तेश्वर के बाद हम मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम पहुंच गए। हेलो एवरीवन, सो हम फाइनली काठगोदाम पहुंच गए हैं एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव एट 6 और अभी हम ऑलमोस्ट 1:30 हम काठगोदाम पहुंचे हैं बिकॉज ऑन द वे वी गॉट ट्रैफिक एंड ऑन द वे बारिश भी बहुत थी। सो हम काठगोदाम पहुंच के अब यहाँ से वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनवर्ड जर्नी टू कसर। और काठगोदाम के बाद अब भीमताल आएगा, भीमताल के बाद हम कसर जाएंगे। और काठगोदाम इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट एंड द लास्ट रेलवे स्टेशन इफ़ यू हैव टू कम दिस साइड फॉर भीमताल और फॉर नैनीताल और मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा साइड। So anyways, even if you are coming by train, आपको काठगोदाम से you have to change and you have to take a cab. हम तो गुड़गांव से ही कैब से आए हैं and but इसके बाद आप या तो बस ले सकते हैं या you can take a cab. And काठगोदाम is very well connected by road and by railways. अभी हम जा रहे हैं भीमताल और लंच हम भीमताल में ही करेंगे और मैं बताती हूँ कहाँ करेंगे, वो we will decide later. एंड काठगोदाम से ही आर जर्नी अपहिल जर्नी स्टार्ट्स। तो काठगोदाम आते ही आपको माउंटेन्स वगैरह सब दिखने शुरू हो जाते हैं। सो थोड़ी देर आगे चल के आई विल शो यू द व्यू। तो मिलते हैं भीमताल में, मैं बताऊंगी हम लंच कहाँ कर रहे हैं। सो सी यू। स्टॉपिंग ऑन द वे फॉर भुट्टा। समहाउ आई कांट रेजिस्ट दिस व्हेन आई एम इन द माउंटेन्स। सो भुट्टा खाएंगे हम लोग अभी एंड
This time for a change, I am not traveling solo and I am traveling with my photographer friend Eliza. भीमताल रोड भटजी के बुट्टे। भटजी के बुट्टे। हाँ, भीमताल। So Kathgodam से we have reached Bhimtal and this is the lake. This is en route Kasar. हम यहाँ पे आएंगे वापसी में, but right now we are just taking a halt for lunch. But I thought let me show you the lake. This is the lake. So this is the place we are stopping at for lunch. It's called Machan. So as you all know, we stopped at a restaurant called Machan in Bhimtal, and very nice restaurant with beautiful view, and the food is also amazing. So we ordered virgin mojito, we ordered veg hakka noodles, we ordered chili paneer and spring rolls. Quantity is also very good, and the total cost was, the bill was around 1400. So very reasonable also, and the food was amazing. So if you are traveling to this side, do try this restaurant. I highly recommend. भीमताल में एक छोटे से ब्रेक के बाद और बहुत अच्छा लंच करके हम आगे निकल पड़े। इसके आगे का सफ़र बहुत ही सुहाना था। साथ में बहती नदी, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, नीला आसमान और ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने सुंदर नज़ारे थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। अल्मोड़ा पहुँचते पहुँचते शाम हो चली थी। आसमान अनगिनत रंगों से भर गया था। रास्ते में थोड़ी देर रुक के हमने सनसेट का आनंद उठाया और इन खूबसूरत रंगों को दिल में बसा कसार के लिए निकल पड़े। So finally reached Kasar and this is the place we are staying at. सुबह आपका इसका टूर दूंगी। And this is the place. Good morning everyone. So last night I came to Kasar Devi from Gurgaon and I reached quite late. So it was dark and I couldn't see the view from where I'm staying. So I'm staying at a place called Dui Stays, which is very close to Kasar Devi temple. And today morning I woke up to this view and let me show you. It is awesome. It is wonderful. So मैं अब दिखाती हूँ. Though it is little foggy and you can't see the mountains clearly, but the view is just too good. See this. So isn't the view beautiful? Though it is still foggy and I can't see the mountains, but still it is looking so awesome, and I really hope it clears out fast so that I can have a better look of the mountains. Actually this place is on the top of the mountain and you have the 360-degree view of the mountains all around, and I will give all the details of this place in the description. You can check it out. And actually this place is a very offbeat place, secluded place, and it is famous for Kasar Devi temple. So normally people come stay at places like Mukteshwar and all, which are more touristy and famous, and they come visit the temple and go. But I would really recommend that you must come to Kasar Devi, and there are some amazing beautiful homestays and hotels in this place, and stay here for at least 2 days and enjoy the beauty all around. And I am just loving this place. I can hear birds chirping around, all so beautiful, so much of greenery all around. I can see the entire valley view. So this is amazing. So I'm going to make a cup of tea for myself and enjoy the view.
and you also have a nice day. You guys enjoy your day. हेलो एवरीवन, तो जैसा मैंने बताया आज हमारा कसार में पहला दिन है और हम निकल चुके हैं आसपास की जगह एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर्स है और हमें पहुँचने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए सफ़र का मज़ा लेते हैं। सी यू। इनमें से 108 यहाँ पे शिवलिंग है। पुतलिंग जागेश्वर महादेव जी हैं, जो नागेशम दारुकावनी नाम से जाने जाते हैं। और मेन पिंडी है अर्धनारेश्वर रूप में भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान। ये भगवान जागेश्वर महादेव जी का मुख्य दरबार है। ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव। ये दो द्वारपाल है, नंदी और भंगी। ये नंदी महाराज और ये भंगी महाराज, दो द्वारपाल। ये मेन टेंपल है जी जी, जिस नाम से आप लोग आते हैं जागेश्वर महादेव जी के नाम से ये इस नाम का मुख्य मंदिर है, जिस नाम से आप लोग आते हैं। सर्वप्रथम दर्शन क्रियाएं इनसे आरंभ होती है। उसके बाद प्रतिमा पद बना हुआ है। हम लोग पहले यहाँ दर्शन करने के उपरांत पूरे प्रतिमा करेंगे। छोटे बड़े पूरे 125 मंदिरों का समूह, इनमें से 108 यहाँ पे शिवलिंग है। ये नीलकंठ महादेव जी हैं। उसके बाद प्रतिमा पद में आते हैं। ये है जागेश्वर धाम और यहाँ पे कहते हैं बहुत महानता है इसकी, और ये शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इसमें पूरे कॉम्प्लेक्स में 125 टेम्पल्स हैं, छोटे बड़े मिला के, और 108 ज्योतिर्लिंग है। और बाकी हनुमान जी का, माता रानी का, सबके अलग अलग टेम्पल्स हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली डन अप है और इतना सुंदर, शांति। इट इज़ सो पीसफुल एंड सीरीन। इवन द आर्किटेक्चर इज़ सो ब्यूटीफुल। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और यहाँ पे पास में जटगंगा भी बह रही है, और जो कि उसकी भी बहुत कहते हैं महानता है। और लेट मी टेक यू अराउंड द कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके।
ये एक पेड़ है जिसकी भी बहुत महानता है और इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। और ये कहते हैं कि नीचे से एक है और शिव जी और पार्वती जी का है और ऊपर जाके ये अलग दो में हो जाता है। It's like this. So I am in Jageshwar Dham and I have this privilege of meeting Sagar Samrat and they are very famous YouTubers. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। बहुत अच्छा नहीं मैं तो छोटी मोटी बट आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू ऑल। और देखेंगे आपका चैनल भी और इंस्टाग्राम है ना। आप भी बता देना अपना चैनल। हाँ ठीक है आप बताइए। मेरा सागर सम्राट ब्लॉग करके है। मेरा प्रांजल स्टोरी ब्लॉग्स करके है। आई एम पूनम हांडा और इसी नाम से है चैनल। देखिए नाइस टू मीट यू मैम। थैंक यू। या नाइस टू मीट यू टू। थैंक यू। जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद हम उसी के बिल्कुल पास ही में एक और ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसको दंडेश्वर धाम कहते हैं। हम वहाँ आए दर्शन करने। ये हम जागेश्वर धाम के बाद एक और मंदिर आए हैं जो कि उसके बिल्कुल पास में ही है और जो है दंडेश्वर जी का मंदिर और दंडेश्वर धाम कहते हैं इसे। और ये भी शिव जी का मंदिर है और यहाँ कहते हैं कि शिव जी को एक श्राप मिला था और इसके बारे में मैं पता करती हूँ पंडित जी से। और ये भी वेरी मच सिमिलर टू जागेश्वर धाम। इसका टेम्पल आर्किटेक्चर बनावट बिल्कुल बहुत ही सिमिलर है उससे। और इसमें भी इस ग्रुप में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं बट ऑफ कोर्स उतना बड़ा नहीं है। बट इसमें भी काफ़ी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं इसमें देखिए। और आर्किटेक्चर उस पर कार्विंग बहुत ज़्यादा जागेश्वर धाम से सिमिलर है। और ये भी शिव जी का ही मंदिर है तो दिखाती हूँ आपको। कहा जाता है कि एक बार शिवजी भगवान कुछ साधु संतों के साथ इन्हीं जंगलों में तपस्या कर रहे थे और एक साधु की पत्नी शिवजी की तरफ आकर्षित हुई। गुस्से में आकर उस साधु ने शिवजी को दंड दिया और पत्थर में बदल दिया। इसलिए ये मंदिर दंडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जागेश्वर धाम और दंडेश्वर टेम्पल के बाद अब हम यहाँ पे आए हैं। एक और आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है लखुड़िया केव्स। और मेन रोड से कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ के आना पड़ता है यहाँ के लिए। बट हम यहाँ आए हैं तो देख रही हूँ मैं कि यहाँ पे देयर आर नो केव्स, देयर इज़ जस्ट अ क्लिफ।
अब जागेश्वर धाम के बाद हम गए थे दंडेश्वर टेम्पल, और उसके बाद अब हम यहाँ आए हैं जिसका नाम है लखुड़िया केव्स। बट यहाँ पे कोई केव्स नहीं है, यहाँ पे एक सिर्फ क्लिफ सा बना हुआ है, और पता नहीं है या तो क्लिफ है या, बट डेफिनेटली केव्स तो बिल्कुल नहीं है। एंड दिस इज़ इट, इतना ही है। और ये मेन रोड से कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। सो या दिस इज़ लखुड़िया केव्स फॉर यू गाइज। तो कुछ समय हमने यहीं बिताया, थोड़ा घूमे, थोड़ा बैठे, जगह का आनंद उठाया और अपने होमस्टे कसार के लिए वापस निकल पड़े। शाम हो चली थी और अंधेरा भी होने लगा था। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं कल सुबह आपसे नई जगहों के साथ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और शुभ रात्रि। सी यू गाइज टुमारो।